किस्से सुनने हैं उनकी कालजयी कृति पर, ये इस सत्र का हमारा नाम है। और जयप्रकाश पांडे हमारे सहयोगी इसका संचालन करेंगे। लेकिन जिनसे हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं वो हैं उषा प्रियंवदा जी। जोरदार तालियों के साथ उषा प्रियंवदा जी का स्वागत कीजिए। और वेरी गुड, आइए 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 मैम, उषा जी आ जाइए प्लीज। दोस्तों जोरदार तालियों के साथ उषा जी का स्वागत कीजिए। उषा प्रियंवदा जी कानपुर के एक संभ्रांत कायस्थ परिवार से हैं और बचपन में ही आपके पिता का साया आपके सर से उठा तो रिश्ते के पर सगे से भी सगे अपने बड़े भाई ने उषा जी के परिवार को सहारा दिया। उषा जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए की डिग्री हासिल की। प्रेमचंद के उपन्यासों पर आपने पीएचडी की और रिसर्च फेलो रही, कुछ समय के लिए पढ़ाया। दिल्ली में लेडी श्रीराम कॉलेज, फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 5 वर्षों तक अध्यापन के बाद फेलोशिप लेकर आप अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत मशहूर है, वहां चली गई और बाद में अमेरिका के विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में भी आपने पढ़ाया। ये मैम हम लोगों को बड़ी प्रेरणा देती है आपकी कहानी। तो उसके बाद आपने भरपूर साहित्य सृजन किया, साहित्य को रचा गढ़ा और एक सीरियल दूरदर्शन पर आया था, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। हमें तो याद है, हम छोटे थे, लेकिन हमें क्या ऐसे ऐसे क्या कर रही हैं आप? जोर से बोलिए और जोर से बोलिए, अरे आवाज तेज आनी चाहिए। 55 खंबे लाल दीवारें। और मैम उसमें एक कलाकार थी मीता वशिष्ठ जी, है ना? मीता वशिष्ठ जी को कौन जानता है? सभी जानते हैं। और मीता जी ने फिल्मों में उससे पहले काम किया था सब कुछ, लेकिन 55 खंबे लाल दीवार के बाद मीता जी बड़ी मशहूर हुई और दिल्ली दूरदर्शन, दिल्ली नहीं, उसे हम राष्ट्रीय प्रसारण था उसका, तो दूरदर्शन ने इससे बहुत भव्य तौर पर इस सीरियल को बनाया था। तो 55 खंबे लाल दीवार के अलावा रुकेगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतरवर्षी, भया कबीर उदास और नदी जैसे उपन्यास की रचना आपने की। और फिर वसंत आया, जिंदगी, गुलाब के फूल, कितना बड़ा झूठ, एक कोई दूसरा, शून्य और अन्य रचनाएं भी आपकी हैं। मेरी कहानियां जैसा कहानी संकलन न केवल साहित्य जगत में अपनी अलग पहचान बनाता है, बल्कि प्रवासी लेखकों में उषा प्रियंवदा जी का सबसे आगे अगर नाम है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अग्रणी स्थान पर आप हैं। मीराबाई, सूरदास की रचनाओं के अंग्रेजी में, दोनों का अगर अंग्रेजी में किसी ने सबसे मौलिक, सबसे जबरदस्त, और हम एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे मैम, भयंकर अनुवाद किया है तो आपने किया है। जोरदार तालियों के साथ उषा जी का स्वागत। साहित्य आज तक परिवार आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हमारे इस मंच की आपने शोभा बढ़ाई है और हम सभी की तरफ से आपका आभार। हमारे साथी जयप्रकाश पांडे जी अब आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। दोनों के लिए तालियां एक बार प्लीज। जी, वो पकड़ना पड़ेगा। मैं सईद भाई के इतने अच्छे परिचय के बाद उषा जी के परिचय में बहुत कुछ शेष रहता है, तब भी हमेशा शेष रहेगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको पढ़ के हमारे माँ या पिता की पीढ़ी बड़ी हुई है। आप में से शायद ही किसी की उम्र इतनी हो जब से आप लिख रही हैं। और आपकी जिस कृति पर 55 खंबे लाल दीवारें, जिनका जिक्र किया सईद जी ने, दूरदर्शन का धारावाहिक और उसमें काम की बात की, एक अलग तरह की प्रेम कहानी है। और उस जमाने में, उस दौर में स्त्री की अकेलेपन को, उसके प्रेम को, उसकी इच्छाओं को, उसकी संवेदनाओं को, उसके संघर्ष को, उसके समर्पण और आदर्श को समेटना अपने आप में बड़ी बात है। तो उषा जी को अपने बीच पाके साहित्य आज तक समूह, इंडिया टुडे ग्रुप न केवल गौरवान्वित है, आप लंबे समय से अमेरिका में रह रही हैं,
आपके लेखन की दुनिया और आपकी अपनी पारिवारिक दुनिया कई महाद्वीपों में बिखरी हुई है। इसलिए भी हम बहुत जब साहित्य आज तक शुरू हुआ 2016 से, हमारा प्रयास था कि उषा प्रियंवदा जी कभी हमारे बीच मौजूद हों। जीवन के 90 साल से भी ऊपर हैं और हिंदी साहित्य में वरिष्ठतम लोगों में हैं। और आपकी लोकप्रियता का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि बाद की पीढ़ी के लोग भी आपको सुनना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये 55 खंभे लाल दीवारों में ये लाल दीवार कहाँ की थी, वो 55 खंभे कौन से थे, और उसकी जो किरदार हैं कहीं वो किरदार आपने कैसे गढ़ा? इतना अकेलापन या इतना प्रेम, इतनी सहजता, इतनी स्वीकार्यता और जीवन का जो दृष्टिकोण आपने दिया, उस पर शायद हिंदी साहित्य जगत में जो नारी चरित्र का वितान है वो खड़ा होता है वहां के बाद से। जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी हाँ। मैंने 1956 में दिल्ली का जो अब बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है लेडी श्री राम कॉलेज में 3 साल पढ़ाया था। तो तब वो नया नया बना था और हम लोग, और इतनी दूर था वो शहर से कि कोई रिक्शा दूर, कोई टैक्सी वाला तक नहीं जाता था। और वो हम लोगों को मूलचंद हॉस्पिटल के पास छोड़ देते थे और वहाँ से हम लोग चप्पल फटकारते हुए अकेले जाते थे, बिल्कुल सुनसान बियाबान। तो मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड थी जो कि वहाँ रहती थी टीचर्स क्वार्टर में। तो शाम को कुछ करने को नहीं होता था तो हम लोग लॉन पे बैठ के कॉलेज की तरफ मुंह करके गिनने की कोशिश करते थे कि इसमें कितने खंभे हैं, और कभी हम लोगों ने पूरा नहीं, बीच में बोर हो जाते थे और उसकी दीवारें भी लाल हैं। तो वहाँ जो कुछ ऐसी अध्यापिकाएं थी जो उसमें मिसेस शास्त्री हैं उस तरह की भी, और कुछ ऐसी थी जो कि कहती नहीं थी मगर विवाह के लिए लालायित थी। तो और मेरी जो बहुत क्लोज फ्रेंड थी शशि गुप्ता, मैंने बहुत बेधड़क, क्योंकि वो पढ़ती वढ़ती नहीं थी इसलिए उनकी नौकरानी का नाम भौरी, उनका अपार्टमेंट, उनका फ्लैट, उनके कपड़े, उनके बुंदे, उनकी रूपरेखा सब मैंने उड़ा दी उसको। बल्कि बाद में जब ये प्रकाशित हुआ तो बहुत से लोगों ने ढूंढने की कोशिश की कि उनका प्रेमी कौन था मगर वो तो काल्पनिक था। मुझे ये नहीं याद। मैं अक्सर सोचती हूँ कि मेरे मन में अपने से बड़ी स्त्री से छोटा युवक इतने प्यार करने वाला वो कल्पना कहाँ से आई, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ से आई। मगर इतने सालों बाद अब मैं देखती हूँ कि तो बहुत आम बात हो गई है। जब मैंने 55 खंभे लिखा था तब इसने लोगों को चौंकाया था, क्योंकि स्त्री के मन में क्या है उपन्यास में सुषमा कभी ये अभिव्यक्त नहीं करती कि वो विवाह के लिए लालायित है, मगर वो अकेली है और उसने पुत्र की भूमिका ले ली है। एक बार वो कहती है अपने पिता से कि अगर मैं लड़का होती तो मैं यही करती। तो ये सब कल्पना शायद वातावरण में थी या मेरे विचार में थी, मुझे नहीं ये कल्पना आपके जहन में, आपके दिल में थी जो आज तक झलक रही है। मैं आपका जो आपके जीवन में जो सुषमा का संवेदना जगत था, उषा प्रेमवदा की जिंदगी का जो कैनवास है और उसमें प्रेम जिस तरह से आता है, और आप किशोरी रही होंगी जब यह देश आजाद हुआ था। जी हाँ। और उस जमाने में लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली का आज तो सर्वाधिक प्रतिष्ठित कॉलेज है, और उस जमाने में भी इतना ही प्रतिष्ठित रहा होगा। वहाँ से अमेरिका और अमेरिकी समाज में जिस तरह का खुलापन है, वहाँ जाने के बाद आप दक्षिण एशियाई भारतीय भाषाओं पर जो काम आपका है, मैं जानना चाहता हूँ आपके जीवन में जो प्रेम है उसके बारे में बताएं। क्योंकि देखिए इस मंच पे बातें तो वो जो खंभे और दीवारें हैं ना उसके बीच वाली होनी है। हाँ, जब मेरा बहुत एक तरह से बहुत पारंपरिक जीवन था और बहुत
सीमित जीवन था, पढ़ने लिखने का था। मुझे बाहर की दुनिया में कोई रुचि नहीं थी। जैसे आजकल की मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ तो लिव इन और बॉयफ्रेंड, वो सब हमारे ज़माने में नहीं था और ना हमारे दिमाग में ये आता था। तो ये मालूम नहीं कहाँ से ये हुआ। अच्छा, जयप्रकाश जी ने पूछा है तो आपसे बहुत निजी बात मैं शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं अक्सर शेयर नहीं करती। वो ये है कि जब मैं वहाँ गई और मैंने 1 साल पढ़ा तो मेरी भेंट एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो कि मुझसे बिल्कुल अलग थे। वो स्वीडिश थे और उनका परिवार हेलसिंकी में था और हमारी एक परिचित फिनिश फ्रेंड थी, उनके थ्रू हमारा परिचय हुआ। तो हम तो पढ़ने लिखने वाले थे, हमें उनमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था और ना हम ये सोचते थे। हम सोचते थे कि आए हैं 1 साल पढ़ेंगे फिर लौट के चले जाएंगे। मगर वो पता नहीं कैसे वो मेरे प्रेम में पड़ गए। और जब उन्होंने वो मुझसे व्यक्त किया तब मेरे मन में बहुत ऊहापोह हुआ, क्योंकि भारत, मेरी माँ, हिंदी, इन सब से मैं इतने गहराई से जुड़ी थी कि ये सोचना कि ये सब सोचकर एकदम बिल्कुल फर्क सभ्यता में प्रवेश करना, मैं बहुत दिन असमंजस में रही। मगर फिर अगर मैंने 55 खंबे न लिखा होता तो मैं ये कदम न उठाती। मैंने देखिए, साहित्य जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है आप इसको समझ सकते हैं कि 55 खंबे लिख चुकी थी, इसलिए जब जीवन में प्रेम आया तो उसकी तरफ जो एक तरह की हिचकिचाहट थी, इसके बावजूद आपने स्वीकार किया। जी हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं इसे अस्वीकार करके भारत लौट जाऊंगी तो मुझे पूरी जिंदगी ये लगता रहेगा कि पता नहीं मेरा जीवन वहाँ कैसा होता। इसलिए, और मुझे मालूम भी था कि मेरे परिवार का हृदय टूट जाएगा, क्योंकि उस समय 1962 में इस तरह की विवाह बहुत प्रचलित नहीं थे। अब तो बहुत प्रचलित हो गए हैं, तब इतने प्रचलित नहीं थे। मगर हम दोनों ही विद्यार्थी थे, हम लोगों ने विवाह कर लिया और मैं ये कहूँगी कि इस विवाह ने मेरा जीवन बहुत समृद्ध किया, क्योंकि मुझे स्वीडिश लेखकों से मिलना हुआ, एक यूरोपीय सभ्यता से मिलना हुआ। उसने जैसे कि मेरा व्यक्तित्व जो था वो संकुचित था, वो एक जैसे डिब्बे में बंद था और इस विवाह ने उसका ढकना खोल दिया। तो मेरे जीवन में बहुत से नए आयाम आए, जो कि मेरे विचारों में परिवर्तन आया। मगर एक बात हुई, मुझे ये पता चला बहुत शिद्दत से कि मैं भारत से कभी अलग नहीं हो सकती। वाह, कितनी बड़ी बात आपने कही। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप वहाँ अध्यापन भी लंबे समय तक आपने किया, अभी भी मुझे लगता है कि जब भी आपको मौका मिलता होगा आप शिक्षा देना नहीं भूलती होंगी। अमेरिकी समाज में प्रोफेसर कभी रिटायर नहीं होता, इसलिए बार बार पढ़ाने के लिए हमारे देश की तरह से नहीं है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस समय आप भारत छोड़ा तो कभी नहीं था, क्योंकि छोड़ा होता तो आपका लेखन अंग्रेजी में होता और बहुत सारा डॉलर आपके अकाउंट में होता। आपने हिंदी में लिखा, आज तक लिख रही हैं, आपकी रचनाएं आज भी आती रहती हैं। अशोक जी खड़े हैं, आपको सुन रहे हैं, राजकमल प्रकाशन समूह के मुखिया। लगातार किताबें बीत रही हैं, आपके एक और प्रकाशक इधर बैठे हैं, तो लगातार आप डिमांड में रही हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जो छात्राएं हैं जिनको आप देख रही थी, यहाँ पढ़ा के गई थी, और जो अमेरिकी छात्राएं जिनसे आपका वास्ता पड़ा, जिनको आपने लंबे कई दशकों तक पढ़ाया, उन दोनों की मानसिकता में क्या अंतर है? वो जो लड़कियां हैं जो हमारे समाज में हैं और जो उस समाज में हैं, पाश्चात्य जगत को लेके एक बहुत यूटोपिया है हमारे दिमाग में, बहुत सारा आता है कि वहाँ की लड़कियों बहुत खुलापन है। मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा कि आपके ख्याल क्या हैं? जी हाँ, जिस समय मैंने पढ़ाना शुरू किया तो उस समय यहाँ के समाज में इतना खुलापन नहीं था, और अमेरिका में भी 60s में विमेंस लिबरेशन शुरू हो चुका था, इसलिए समाज धीरे धीरे खुल रहा था वहाँ पर। और जो वहाँ
पुरानी जनरेशन थी वो तो अपनी परिपाटी को पकड़े हुए थी, मगर जो नई जनरेशन आ रही थी वो मन में दूसरी तरह से सोचने लगी थी। एक बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि हिंदी में मैंने इसलिए लिखा, जैसे मैं अपनी त्वचा को नहीं बदल सकती उसी तरह से मैं हिंदी को नहीं बदल सकती, इसलिए मैंने हमेशा हिंदी में लिखा। और अंतर ये आया कि जो अब वहाँ भारतीय लोग बस गए हैं और उनके जो बच्चे हैं उनकी मानसिकता में और अमेरिकन बच्चों की मानसिकता में कोई फर्क नहीं है। ये स्ट्रगल सिर्फ संधि काल के लोगों में थी। जो मेरे साथ जो लोग गए थे उनके जो बच्चे हुए थे उनको बहुत संक्रांति काल था और मेरे ज़्यादातर विद्यार्थी वही लोग थे। तो कई लोग आगे मुझसे कहते थे कि हमारे पेरेंट्स तो इंडिया की इतनी बुराई करते हैं मगर यू आर सो प्राउड ऑफ इंडिया, यू आर सो प्राउड ऑफ इंडिया। और आप हमेशा हमसे कहती हैं कि हमें कभी लज्जित नहीं होना चाहिए अमेरिकन्स के सामने, इनकी सभ्यता क्या है, 250 साल की इनकी सभ्यता है। तो बहुत से मेरे उस जनरेशन के विद्यार्थी थे जिन्हें मेरे क्लास में आके मुझसे संपर्क में आके विशेष तौर से लड़कियों ने अपनी एक धारा नियत की। मगर अब जो आ रहे हैं बच्चे वो भारत से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। उन्हें भारत की वही जो छवि है, जो उपनिवेशवाद की छवि है, वो छवि है। वो भारत आना नहीं चाहते हैं, भारत रहना नहीं चाहते हैं, भारतीय भाषा सीखना नहीं चाहते हैं, वो साहित्य नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो कंप्यूटर साइंटिस्ट होना चाहते हैं। और इसलिए जो बच्चे हैं उनको सिर्फ ये दिक्कत आती है कि उनका रंग जो है वो अभी भी भारतीय है। क्या बात है। मैं एक सवाल मेरा ये है कि आप गुलाम भारत में पैदा हुई, आज़ाद भारत में आज हमारे सामने 2022 में बैठी हुई हैं। भारत कभी आपसे छूटा नहीं, लेकिन जो बदलाव की हमारी यात्रा है भारतीय समाज में और साहित्य जगत में, सियासत की बात मैं नहीं करूंगा, ये साहित्य का मंच है। भारत में जो बदलाव हुआ है उसको आप किस रूप में देखती हैं? वो सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ रहा है या विनष्टि की तरफ बढ़ रहा है? हम सृजन कर रहे हैं या हम शोर शराबा कर रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? मतलब हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस पर जो बदलाव आपने देखा है, जहां से शुरू किया था जब आप भारत छोड़ के अमेरिका गई और लगातार भारत आती रही, जो बदलाव देखा उसे किस रूप में दर्ज करती हैं और कैसा महसूस करती हैं उसको? देखिए, मैं तो सोचती हूँ कि आजकल भारत के युवा लोगों की मानसिकता में जो परिवर्तन आया है वो बहुत अच्छा परिवर्तन है, क्योंकि जो हमारी सदियों से आती हुई जो स्त्री को बांधने वाली परंपराएं थी वो आज का युवा ही तोड़ेगा। आज की बेटियां ही समाज बदलेंगी, बहुएं नहीं बदलेंगी, बेटियां समाज बदलेंगी। और मैंने हाल में एक यंग लेखिका से यही कहा कि अगर हमारा लेखन एक स्त्री के जीवन को बदल सकता है तो हमारा लेखन सार्थक है। भले ही हमें पुरस्कार न मिले या तालियां न मिले, मगर अगर हमारी किताब पढ़कर, हमारी कहानी पढ़कर कोई सोचता है कि अच्छा हाँ ये भी विकल्प है, तो लेखन सार्थक है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि लेखक को हमेशा समाज से जुड़ा रहना चाहिए और समाज की बदलती गतिविधियों को देखना चाहिए। मुझे यहाँ आए मुश्किल से 2 हफ्ते हुए हैं, मगर इस बीच में मैंने जो नए लेखक हैं उनकी मैंने पूरी तो नहीं मगर थोड़ी किताबें पढ़ी हैं, और जो लिख रहे हैं उससे मुझे बहुत आशा बंधती है, क्योंकि आंचलिकता, गिरे हुए लोग, किसानों के ऊपर तो प्रेमचंद लिख चुके हैं, मगर आजकल के लेखक जो लिख रहे हैं वो दूसरे नजरिए से लिख रहे हैं, वो दूसरी तरह से लिख रहे हैं। और इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि जो लोग अपनी जड़ें पकड़े हुए हैं मगर बदलाव ला रहे हैं, उसी से हमारे समाज में, हमारे देश में बदलाव आएगा। और जो लोग एकदम पश्चिम के हो गए हैं, पश्चिम की
प्रणाली को उन्होंने अपना लिया है, मेरे ख्याल में वो अधिक दिन नहीं चलेगा। वो कुछ जनरेशन्स के बाद भारत का नक्शा बदलेगा, मगर मैं बहुत आशावान हूँ उसके बारे में। आप हमेशा से आशावादी रही हैं और आशा में ही सुषमा को आपने पूरे समय, पूरी जिंदगी लटका के रखा। मैं ये जानना चाहता हूँ मैम कि जो भारतीय साहित्य है या भारतीय साहित्य जगत है, भारत में जो साहित्यकारों का सम्मान है, आप अमेरिका में तो खुद पढ़ाती रही हैं, आपने अभी अपनी बातचीत में कहा कि आप यूरोपीय साहित्य जगत से भी उस प्रेम के चलते परिचित हुई। एक तरह से एशियाई साहित्य, यूरोपीय साहित्य जगत और अमेरिकी साहित्य जगत, तीनों से आप रूबरू रही हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो तीनों समाज है वो अपने साहित्यकारों का किस तरह से सम्मान करता है, साहित्यकारों की अपने समाज में क्या स्थिति है, मतलब अमेरिकी समाज में साहित्यकार की क्या स्थिति है, यूरोपीय समाज में क्या स्थिति है, और भारतीय समाज अपने साहित्यकारों को किस रूप में देखता है? जी देखिए, अमेरिका में आजकल जो कुछ मैंने पढ़ा है, कोई बहुत गंभीरता पूर्वक साहित्य नहीं लिख रहा है। अमेरिका में पूरा जोर ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट में आ जाएं। और मुझे एक सज्जन ने बताया कि उनकी पुस्तक सिर्फ 3 सप्ताह न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर लिस्ट में थी, उनको $6 मिलियन मिले थे। तो आजकल जो लिखा जा रहा है अमेरिका में, वो साहित्य नहीं लिखा जा रहा है, वो हेमिंगवे वगैरह का समय चला गया। आजकल बिकने वाला साहित्य लिखा जा रहा है। आप पत्रिकाओं में पढ़िए, आप पुस्तकों में पढ़िए। एक तो थ्रिलर्स का जमाना है, हर किताब में आपको कोई ना कोई मर्डर जरूर मिलेगा। उसका वो एक पुस्तक का मैं जिक्र करना चाहूंगी। एक रिटायर्ड बायोलॉजिस्ट हैं अमेरिकन, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद सोचा कि मैं एक उपन्यास लिखूं। तो उन्होंने एक ऐसा उपन्यास लिखा जिसमें एक 15 साल की लड़की है, वो बिल्कुल आइसोलेटेड है समाज से, और वो पकड़ जाती है अपने बॉयफ्रेंड के मर्डर के आरोप में। ये किताब न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर लिस्ट पे अब 166 वीक रही है। तो आप सोच सकती हैं कि उस लेखिका को कितना पैसा मिला होगा। उन्हें फिर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अधिक से अधिक जो मैं देखती हूँ, जो मैं पढ़ती हूँ, वो यही है कि ऐसा पॉपुलर साहित्य लिखो जो बिके और जिससे पैसा मिले। दूसरी तरफ का साहित्य जो लिखा जा रहा है अमेरिका में, जो बहुत छप रहा है आजकल लिटरेरी मैगजीन्स में, वो विस्थापित लोगों का है। अफ्रीका से आए हुए लोग, इजिप्ट से आए हुए लोग, ट्रिनिडाड से आए हुए लोग, जो जिनका परिवार एक पीढ़ी पहले आ गया है और वो इंग्लैंड में बड़े हुए हैं या अमेरिका में बड़े हुए हैं, तो वो जो लिख रहे हैं, अपना विस्थापन जो लिख रहे हैं, इस तरह से हर किताब जो है एक विस्थापन की किताब है। तो वो अब आगे उसका क्या होगा, मेरे ख्याल में आगे की जनरेशन जो है वो मिलजुल के मिल जाएगी और इस तरह का साहित्य नहीं लिखा जाएगा। तो गंभीर साहित्य अमेरिका से भी एक तरह से गंभीर साहित्य कहें या साहित्य जो है असली, जिसको हम कहते हैं क्लासिक, वो खत्म हो रहा है। भारतीय जो साहित्य जगत है उसमें तो उषा जी अभी भी बिक रही हैं, धर्मवीर भारती जी भी बिक रहे हैं, प्रेमचंद बिक रहे हैं। मैं जब छात्रों का कभी जो पत्रकारिता के लिए नौकरियां मांगने आते हैं उनसे बातचीत करता हूं साहित्य के लिए कभी भी, तो सारे लोग कुछ नाम जरूर जानते हैं। तो आप लोगों का नाम है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो पॉपुलर साहित्य है जो बहुत सारा धन देता है, क्या ये जो स्टारडम है ये अस्थाई है या अस्थाई है? ये देखिए, वो अगर किताब बहुत बिकती है तो फिर उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आर्थिक तौर पे करने हाँ। की जरूरत नहीं है, लेकिन जो उनका जो समय है, जैसे कबीर आज जिंदा है, अंग्रेजी के साहित्यकारों को छोड़ दें, अगर हम भारतीय हिंदी साहित्य की बात करें, वाल्मीकि ने हजारों साल पहले लिखा फिर भी जिंदा है, कालिदास जिंदा है। तो ये जो साहित्य है, उषा प्रियंवदा जी से हम आज साहित्य आज तक के मंच पे
तमाम स्टार और जो हमारे कलाकार हैं, दूसरे आर्टिस्ट हैं जो भीड़ खींचते हैं, उन सबके बावजूद आज आपसे बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके लेखन का, जिसको हम साहित्य कहते हैं, गंभीर साहित्य कहते हैं, उसका कहीं न कहीं महत्व है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो अस्थायित्व है, लेखक की अमरता, जो आप लिखते हो वो आपको कालजयी बना देता है। क्या वो जो लिखा जा रहा है पॉपुलर साहित्य, वो पैसे के साथ उनके नाम को अमर भी कर रहा है या भूल जाते हैं लोग? बिल्कुल भूल जाते हैं। अगर आप किसी से पूछे कि 3 साल पहले कौन सी किताब अमेरिका में बहुत ज्यादा बिकी थी, तो लोगों को पता नहीं होगा। और मेरे विचार में, अब मैं कैसे कहूँ, जो साहित्य चलता फिरता सामयिक साहित्य होता है, वो सामयिक ही और रह जाता है। जो मानव हृदय की गुत्थियों को, उसकी समस्याओं को, उसके दुख और सुख को छूता है, वही साहित्य रहता है। इसीलिए अभी भी वहाँ पर पुराने अमेरिकन लेखक पढ़े जा रहे हैं, और मगर वो सिर्फ इंग्लिश के क्लासों तक लिमिटेड हैं। वो जनरली नहीं बिकते हैं, जनरली नहीं मिलते हैं। अगर आपको कोई किताब ऑर्डर करनी है तो आपको बुक स्टोर में जाके स्पेशली साहित्य की किताब ऑर्डर करनी पड़ेगी। अधिकतर किताबें वही हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं। और एक कन्फेशन है, मुझसे ऐसी किताबें नहीं पढ़ी जाती। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा। अगर आज आपको लिखना हो, मान लीजिए मैं ये कहूं कि एक कैनवास ठीक उसी तरह का है, 55 खंबे लाल दीवारें, जिन स्थितियों में आप गुजर रही थी और जो आपके वो दिमाग में आया, अगर आज उन स्थितियों में आपको रख दिया जाए आज के समय में, इस 7 दशकों के अनुभव के बाद, तो जो कृति होगी वो कैसी होगी? ये बहुत ही रोचक प्रश्न है, क्योंकि अशोक जी यहाँ बैठे हुए हैं। आजकल मैंने जो मेरा नया उपन्यास है, इसकी भी एक भूमिका है। 2 साल पहले जब मैं 90 साल की हुई तो मेरा इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने पूछा अब आप क्या लिखेंगी, प्रेम कहानी? तो मैंने हंसते हुए उड़ा दिया कि 90 साल की उम्र में प्रेम कहानी नहीं लिखूंगी तो कब लिखूंगी। तो कोरोना काल था, अकेली थी, और ये विचार मेरे दिमाग में आया। तो अब जो मेरा नया उपन्यास आया है, वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मेरी सब पुरानी जो मैंने लिखा है उसकी प्रतिध्वनियां सुनाई देंगी। मगर वो उपन्यास ऐसा ही है, एक प्रेम कहानी है, जिसका कि अंत जो है, मैं बताए दे रही हूँ आप लोगों को, 55 खंबे की तरह नहीं होता है। और जिसमें यही थीम है कि एक 28 साल का बिल्कुल अनगढ़ युवक है, और वो बहुत प्रेम में पड़ जाता है। 40, वो मैंने एज बदल दिया, मतलब हाँ। वहाँ बड़े से छोटे पर ले आई, यहाँ छोटे से बड़े से प्यार करा दिया। जी हाँ। तो और ये मैंने सुषमा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैंने युवक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है ये उपन्यास। मैं जो अभी भारत में जो साहित्य लिखा जा रहा है, उनमें क्या आप कुछ लोगों की कृतियों को पढ़ पाती हैं? और अगर पढ़ पाती हैं, आपने कहा कि अभी मैं 2 हफ्ते से भारत में हूं और मैंने कुछ चीजें पढ़ी हैं। जी हाँ। क्या अमेरिका में वो साहित्य, हिंदी साहित्य उपलब्ध हो पाता है या केवल ऑनलाइन उपलब्धता है? नहीं। और कुछ पढ़ पा रही हैं यहाँ इस समय जो साहित्य लिखा जा रहा है या नहीं? जी नहीं, वहाँ पर ये हिंदी की किताबें बिल्कुल उपलब्ध नहीं हैं। और जो मैं पढ़ती हूँ, मैं यहीं आके पढ़ती हूँ। और यहाँ मैं अपने भतीजी के वहाँ ठहरी हुई हूँ, रुकी हुई हूँ। मैंने उन्हें पहले ही से ही लिस्ट भेज दी थी कि ये किताबें मेरे लिए खरीद के रखना। मैंने पूरी तो नहीं, मगर सब किताबों का थोड़ा थोड़ा आस्वादन किया है। मैं बहुत चकित हूँ, और बहुत हाँ चकित हूँ कि किस तरह से वो लोग जो हमारी परिचित भूमि है, भाव भूमि है, उस पे कैसे वो नई तरह से वो लिख रहे हैं। कुछ लोगों से प्रभावित हुई, नाम लेना चाहेंगी? नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। चलिए, बहुत ही गंभीरता से हम लोगों ने बातचीत की। आपके अगर
आत्मकथा है या उपन्यास है? नहीं नहीं, ये तो जो नई किताब आ रही है जो नई किताब आ रही है मेरी, जो मेरा उपन्यास है वो आत्मकथा नहीं है। मगर मुझ पर एक लेखिका जो यहाँ इस वक्त हैं वो दूसरी तरह की आत्मकथा लिख रही हैं। वो मेरी संबंधी हैं और वो सब चीज़ें लिख रही हैं जो पाठकों को नहीं पता है, जो मेरे जीवन में हुई आत्मीय, जो मेरे हार्ट ब्रेक्स थे या मेरी बीमारियां थी या मेरा समाज से संघर्ष था, जो अपनी जगह बनाने के लिए अमेरिकन समाज में एक स्त्री के लिए अपनी जगह बनाना जब मैं गई थी बहुत मुश्किल था। मेरे साथ 3 मुश्किलें थी। एक तो मैं स्त्री थी, दूसरी मैं भारतीय थी और तीसरी मैं बहुत इंडिपेंडेंट थी, क्योंकि मेरे परिवार की परवरिश वही थी। जब मैं अमेरिका जा रही थी तो मेरे भाई जो स्वतंत्रता संग्रामी थे उन्होंने कहा, देखो 2 बातें याद रखना, एक तो कभी ये लज्जित मत होना कि तुम भारतीय हो, और दूसरे हमेशा अपना सर उठा कर रखना। मैंने यही किया और लोगों को वो अच्छा नहीं लगा कि एक अकेली स्त्री अपना भारतीय गौरव लिए हुए अमेरिकन संस्थाओं से लड़ रही है। मगर था, वो भी एक संघर्ष था, वो भी निकल गया। मेरे विद्यार्थी बहुत अच्छे थे, बहुत स्नेह से उन्हीं के मांग थी कि मैंने कबीर, मीराबाई ये सब पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड अंग्रेजी की थी और मेरी सारी पढ़ाई अंग्रेजी की हुई थी। तो उससे हिंदी में जाना, हिंदी का व्याकरण जानना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। और अमेरिकन विद्यार्थी ऐसे होते हैं, वो पूछते हैं कि इस क्रिया में ने क्यों लगा है, इस क्रिया में ने क्यों नहीं लगा है, मैंने खाना खाया ये क्यों है और मैं गया ये क्यों है। तो ये समझाने में मुझे बहुत पढ़ना पड़ा। ये तो आपको अभी भी पढ़ना पड़ेगा, अगर ये आज के बच्चे भी पूछ सकते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर कोई युवा हमारी बातचीत, चूंकि उषा प्रियंवदा जी के साथ होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और यह अवसर आपके लिए ऐतिहासिक हो सकता है। अगर कोई सवाल पूछना चाहता हो, किसी के मन में हो, तो मैं यह अवसर दे सकता हूं। ये एक बालक सामने बैठा है, जरा दीजिए इनको। आप अपना नाम बताइए और नमस्कार मैम, मैं आदित्य हिंदू कॉलेज का छात्र हूँ। मैम आपकी कहानियाँ मैंने पढ़ी हुई हैं और जैसा कि आपने अभी कहा कि आपने फ्रेंच साहित्य, अमेरिकन साहित्य और चूंकि आपके पति स्वीडिश हैं तो आपने स्वीडिश साहित्य से भी परिचित होंगी। लेकिन मैम अगर इन अलग अलग भाषाओं के साहित्यों और हिंदी साहित्यों में तुलना की जाए तो आपको क्या लगता है किस साहित्य में समृद्धता सबसे अधिक है और किस साहित्य में विकास की मतलब किस साहित्य में और कार्य करने की अभी आवश्यकता है? दूसरा मैम, एक प्रश्न आपने जो कहा कि हिंदी साहित्य में पृष्ठभूमियां बदल रही हैं, अभी जो वर्तमान में उपन्यास और कहानियां प्रस्तुत हो रहे हैं वो केवल ज्यादा बिकने वाले हैं या थ्रिलर से संबंधित हैं। तो मैम अगर देखा जाए तो देश काल और वातावरण जब बदलता है तो पृष्ठभूमियां भी साहित्य में बदलती हैं। तो क्या हमें इन पृष्ठभूमियों को स्वीकार करना चाहिए या फिर हमें और इनमें अभी कार्य करना चाहिए बदली हुई पृष्ठभूमियों को? देखिए, प्रगति का कार्य कभी समाप्त नहीं होता, मगर ये जो आजकल लिखा जा रहा है हमें स्वीकार करना चाहिए। और रहा स्वीडिश साहित्य या दूसरे देशों का साहित्य, तो हम जिस संक्रांति काल से गुजर रहे हैं, जो हमारी यंग लड़कियां हैं वो अपना स्थान ढूंढ रही हैं, वो सब उन देशों में बहुत पहले हो चुका है। वो स्वीडन वगैरह में बहुत पहले हो चुका है, इसलिए वहाँ के साहित्य में इस तरह की स्ट्रगल नहीं है। वहाँ का साहित्य जो है अब वो अंतर्मुखी हो गया है। वहाँ पर लोग अपने बारे में लिख रहे हैं, अपने जीवन के बारे में लिख रहे हैं, क्योंकि समाज में तो सभी चीजें उपलब्ध हो गई हैं उनको। शिक्षा उपलब्ध है, बच्चों की परवरिश, पैटर्निटी लीव, मैटर्निटी लीव, इसलिए जो मानव मन की गुत्थियां हैं वो उसके बारे में लिख रहे हैं। जैसे नॉर्वेजियन लेखक हैं, उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। तो ये अंतर्मुखीपन तो स्कैंडिनेवियन साहित्य में हमेशा रहा और वही चल रहा है जो पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं।
तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हुआ कि नहीं हुआ? आपकी बात हो चुकी है, अब आप दूसरों को अवसर दें। वो पीछे एक साथी हैं, उनको दीजिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मेरा नाम आशीष रस्तोगी है। मेरा एक सवाल ऐसा था, जिससे अभी सर बात कर रहे थे कि कुछ वो हैं जो ऐसा लिख गए जो हजारों साल से जिंदा हैं, और कुछ वो हैं जो ऐसा लिख रहे हैं कि शायद आज पढ़ा जाएगा, 10 साल बाद लोग नहीं पढ़ेंगे। मेरा सवाल ऐसा था कि हर किसी का एक छोटा सा संसार क्यों है? साहित्य में कहूँ तो एक छोटे से इकोसिस्टम में क्यों बंधा हुआ नहीं है? वो एक साधारण जनमानस का विषय क्यों नहीं है? जैसे कि आप बड़े बड़े राइटर होते हैं, आप हैं, बहुत से लोग और बड़े बड़े राइटर हैं, उनका एक छोटा सा इकोसिस्टम है। लोग आप लिखते हैं जनमानस के लिए, जनमानस की भावनाओं के लिए लिखते हैं, तो आखिर उन तक वो सब चीजें क्यों नहीं पहुंच पाती हैं जिनके लिए वो चीज लिखी जा रही है? जैसे मंटो साहेब ने कभी कहा था कि जो जैसा है आप वैसा लिख दो, उसको क्यों हम साहित्य की कसौटियों पे कसें? हाँ। उसको लोक भाषा में क्यों नहीं हो सकता, और वो हर किसी तक क्यों नहीं पहुंच सकती चीज? ये मेरा सवाल था। ये इसका उत्तर कैसे दूं ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ, मगर ये है कि जो कलाकार होता है या साहित्यकार होता है, वो अपने समय को प्रतिबिंबित करता है। तो आजकल का जो साहित्य है, उसमें आजकल की जो संघर्ष है, जो युवा लोगों में मोह भंग है, जो स्त्रियों में एक परिवार को छोड़कर आगे बढ़ने की ललक है, हमारा समाज अभी उन्हीं चरणों में जा रहा है। अब वाल्मीकि को लोग क्यों पढ़ते हैं या कबीर को लोग क्यों पढ़ते हैं? आजकल पढ़े जा रहे हैं। बहुत बहुत सदियां थी जबकि इनको कोई नहीं पढ़ता था। ये हमारी बदलता हुआ मानस और युग है कि हम देखना चाहते हैं कि हमारे पहले लोगों ने क्या किया था, और आजकल की जो एक धारा है, वो सूफी धारा जो है, वो उससे बहुत शिक्षा लेती है उसमें, क्योंकि वो हमको जो पुराना साहित्य है, जो ये लोग लिख गए, साहित्य के लिखे, जो अपना उद्गार लिखा, उन्हें कोई नहीं था कि कोई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। जो अपने लिए उन्होंने लिखा, वही हर सदी में, हर समय, वही जो पाठक है, अगर वो सेंसिटिव पाठक है, तो उसके मन में झंकृत होता है। जय मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे दूसरे सत्र के लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं, हम लोग विलम्ब से भी चल रहे हैं। शहीद भाई, इससे पहले कि मुझे डांटें, मैं जो है उनको मंच सौंपता हूं। आपको इस मंच पर उपस्थित होने के लिए मैं न केवल निजी तौर पर, बल्कि साहित्य आज तक की ओर से, इंडिया टुडे समूह की ओर से हम आपके आभारी हैं। हमारा मंच गौरवान्वित हुआ, और बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। और आप सबको इतनी धैर्यपूर्वक मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।